बद्रीनाथ धाम के कपाट हुए बंद, फूलों से सुसज्जित हुआ बद्री विशाल का भव्य मंदिर। बीते सोमवार को थम गया केदारनाथ उपचुनाव का प्रचार। शांतिपूर्ण मतदान और मतगणना के लिए ईसी की तैयारी पूरी। 173 पोलिंग बूथ को 9,875 मतदान करेंगे। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने विधायक निधि को लेकर कांग्रेस पर किया कटाक्ष। जब विधायक निधि खर्च नहीं कर पाए तो 2 साल में क्या करेंगे। बीजेपी ने कांग्रेस के लिए लगाए गंभीर आरोपों को किया खारिज। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए गलत तरीके नहीं अपनाती। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया था चुनाव में शराब बांटने का आरोप। निकाय चुनाव को लेकर शहरी विकास मंत्री का दावा, साल के दिसंबर माह में होंगे निकाय चुनाव। आरक्षण तय होते ही निकाय चुनाव कार्यक्रम जारी होगा। ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्रा के साथ यौन शोषण करने वाला साउथ सूडान का छात्र साउथ अफ्रीका दूतावास के हस्तक्षेप के बाद दर्ज हुआ मामला। जीटीसीसी टीम ने किया मनोज सरकार स्टेडियम का दौरा। खेल की तैयारियों और निर्माण की गुणवत्ता को लेकर की रिपोर्ट। स्टेडियम में लाइटिंग व्यवस्था सुचारू करने के दिए निर्देश। उधम सिंह नगर में ग्रीन हाफ फुल रेंज मैराथन दौड़ का उद्घाटन किया गया और आयोजन में दौड़ के उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य जागरूकता रखा। 16 स्कूलों से 350 छात्र छात्राओं ने लिया भाग। एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने किया बड़े सेक्स गिरोह का पर्दाफाश। देह व्यापार के संचालन में लिप्त था गिरोह। महिला सरगना समेत 5 गिरफ्तार। खटीमा नगर पालिका परिषद में मांग पत्र नहीं माने जाने पर सफाई कर्मचारियों की लामबंदी। लगभग 1 वर्ष से नगर पालिका प्रशासन दे रहा है मांग पत्र। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम खबरों के साथ। बीते रविवार को रात 9:07 पर पूरे विधि विधान के साथ भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकालीन के लिए बंद कर दिए गए और इस साल 14,20,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही चारधाम यात्रा का भी समापन हो गया और अब से श्रद्धालु शीतकालीन प्रवास स्थल पर पूजा अर्चना करेंगे और वहीं 6 महीने के बाद चारधाम यात्रा फिर से संचालित की जाएगी। कपाट बंद होने के उपरांत आज बद्रीनाथ धाम के उद्धव जी और कुबेर जी की डोली के साथ ही जगत गुरु आदि शंकराचार्य की गद्दी योग बद्री पंडुकेश्वर के लिए प्रस्थान हुई। वहीं शीतकाल के लिए योग बद्री पंडुकेश्वर और जोशीमठ नरसिंह मंदिर में भगवान बद्री विशाल की पूजा की जाएगी। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए बीते सोमवार की शाम प्रचार प्रसार थम गया। वहीं केदारनाथ सीट के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को मतगणना होगी। शांतिपूर्ण मतदान और मतगणना के लिए निर्वाचन विभाग और प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। आपको बताते चले कि विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस समेत 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जो कि 173 पोलिंग बूथ पर 9,875 मतदाता मतदान करेंगे और इस साल 9 जुलाई को केदारनाथ विधानसभा की विधायक शैला रानी रावत के निधन से सीट खाली हो गई थी, जो कि 15 अक्टूबर को
भारत निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की अधिसूचना जारी की थी। 22 और 29 अक्टूबर तक नामांकन प्रक्रिया के तहत 6 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया और इस चुनाव में बीजेपी से आशा नोटियाल, कांग्रेस से मनोज रावत, उक्रांत और डॉक्टर आशुतोष भंडारी के अलावा निर्दलीय त्रिभुवन चौहान, आरपी सिंह और प्रदीप रोहन रूडिया भी हैं। वहीं बीते 17 दिनों से सभी प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जुट गए हैं और वहीं सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि केदारनाथ उपचुनाव में 9,875 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान के लिए 173 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 18 नवंबर को दुरस्त, गोंडार, रांसी और चिदोड़ मतदान केंद्र के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी है, जबकि 19 नवंबर को अन्य शेष पार्टियां रवाना हो जाएंगी। उन्होंने बताया कि शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। केदारनाथ उपचुनाव के बारे में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर टोटल 173 पोलिंग स्टेशन है और 173 पोलिंग स्टेशन में से 7 पोलिंग पार्टियां हमारी आज रवाना हो जाएंगी जो दूरस्थ की है और 166 पोलिंग पार्टियां कल रवाना हो जाएंगी। 20 तारीख को सुबह 8 बजे से और साढ़े 6 बजे तक मतदान का समय माननीय आयोग ने फिक्स किया है। वोटर की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर 90,540 टोटल वोटर है, जिसमें से 44,765 तो मेल हैं और 45,775 फीमेल हैं। सुरक्षा की जहाँ तक बात है, सुरक्षा की दृष्टि से भारत निर्वाचन आयोग के माध्यम से और गृह मंत्रालय से 3 कंपनी CAPF अलॉट हुई हैं जो वहाँ पर डिप्लॉयड कर दी गई। बाकी जो हमारी स्टेट फोर्स, स्टेट पुलिस फोर्स है, वो भी वहाँ पर डिप्लॉयड है। भारतीय जनता पार्टी ने केदारनाथ विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए कांग्रेस के लिए लगाए गए सभी आरोप को सभी तरह से खारिज कर दिया। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गौरेला ने कहा कि कांग्रेस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जो चुनाव में शराब बांटने का आरोप लगाया है वह पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और चुनाव जीतने के लिए सभी गलत तरीकों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता केंद्र और राज्य सरकार की तमाम नीतियों को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारी बूथ कमेटियों से लेकर सभी स्तर के कमेटी के सदस्य और अन्य पदाधिकारी चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। आपको बताते चले कि बीते सोमवार के शाम केदारनाथ विधानसभा सीट के लिए चुनाव प्रचार थम गया, जहां 20 नवंबर को केदारनाथ सीट के लिए मतदान होना है, तो वहीं 23 नवंबर को चुनाव प्रचार खत्म। आपको ये भी बताते चले कि चुनाव प्रचार बीते दिन खत्म हो गया है और 23 नवंबर को अब चुनाव के रिजल्ट भी आएंगे। जनता पार्टी पूरी शुचिता के साथ इस चुनाव को डट रही है। देखो, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल के नाते हर चुनाव को पूरी तैयारी के साथ, पूरे जज्बे के साथ, पूरे हौसलों के साथ लड़ने का काम करती है। और जब से केदारनाथ बाई इलेक्शन की शुरुआत हुई है, तब से भारतीय जनता पार्टी का संपूर्ण कैडर वहाँ पर जी जान से बूथों पर, चाहे वो कार्यकर्ता टीम बनाने का हो, चाहे वोटों को लाने का विषय हो, अधिक से अधिक मतदान कराने का विषय हो, और सरकार की जन कल्याणकारी विषयों को प्रत्येक मतदाता को बताने का, इस काम को पूरे हौसलों के साथ कर रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छा परिणाम भारतीय जनता पार्टी को पक्का है। भारतीय जनता पार्टी कह रही कि कांग्रेस कार्यकर्ता शराब बांट रहे थे, भाजपा पर इल्जाम लगा रही है, क्या कहेंगे? केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए अंतिम दौर में अब बीजेपी, कांग्रेस समेत निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना चुनाव प्रचार पूरी तरह से ताकत के साथ किया और अब 20 नवंबर को जनता किसके पक्ष में मतदान करेगी, इसका परिणाम 23 नवंबर को सामने आएगा। वहीं बीजेपी आशा प्रत्याशी, आपको बताते चले कि बीजेपी की प्रत्याशी आशा नोटियाल के समर्थन में प्रचार करने पहुंची, जहां पर प्रदेश के सैनिक कल्याण और कृषि मंत्री गणेश जोशी समेत कई लोग उनके साथ मौजूद रहे। अगस्त्य मुनि, ऊखीमठ,
गुप्त काशी में जनसंपर्क कर जनसमूह और मातृ शक्ति में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की गई। जनसंपर्क के दौरान अपने संबोधन में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ से एक विशेष लगाव है। केदारनाथ की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदार घाटी में हुए अभूतपूर्व विकास कार्यों, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के फैसले, बीजेपी प्रत्याशी आशा नोटियाल की साफ सुथरी छवि और मृदु भाषित का लाभ बीजेपी को देने वाली है। उन्होंने ये भी कहा कि इस उपचुनाव में हम एक तरफा जीत रहे हैं। मंत्री गणेश जोशी ने कांग्रेस प्रत्याशी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो पूर्व में 5 साल विधायक रहते अपनी विधायक निधि खर्च नहीं कर पाए, वह 2 साल में क्या विकास करेंगे। उन्होंने भरोसा जताते हुए कहा कि केदारनाथ की जनता डबल इंजन सरकार के लिए विकास कार्यों पर मुहर लगाकर बीजेपी को प्रचंड बहुमत से जीत दिलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जहां नरेंद्र मोदी जी के केदारनाथ के लिए किए गए काम, पुष्कर सिंह धामी सरकार के फैसले, जो हाल ही में 10 करोड़ रुपये मरहम उन्होंने यहाँ के आपदा प्रभावितों के लिए दिया है, और प्रत्याशी की साफ सुथरी छवि, मृदु भाषिता, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। और इस चुनाव को हम एक तरफा जीत रहे हैं। मैं 6 दिन पहले यहाँ पर रहा हूँ, अभी 7 दिन से यहाँ पर हूँ। अभी सतेरा खाल, जगोट, अगस्तमुनि, गुप्त काशी क्षेत्र में गया। यहाँ के लोगों ने मन बना लिया है कि हम आशा को वोट करेंगे। ये पूरा मामला ग्राफिक्स एरा यूनिवर्सिटी देहरादून उत्तराखंड का बताया जा रहा है, जहां ग्राफिक्स एरा यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्रा के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया। पीड़ित विदेशी छात्रा साउथ अफ्रीका की रहने वाली है और ग्राफिक्स एरा यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में रह रही थी। वहीं पीड़िता के साथ यौन शोषण करने वाला छात्र साउथ सूडान का बताया जा रहा है। इस घटना से छात्राओं में दहशत का माहौल है, लेकिन कॉलेज प्रबंधन इस घटना पर चुप्पी साधे हुए हैं। आपको बता दें कि क्लेमेंट टाउन थाने की घटना में एफआईआर लिखने से मना कर दिया था और इसके बाद पीड़िता छात्र ने साउथ अफ्रीका दूतावास को अपनी आपबीती सुनाई और साउथ अफ्रीका दूतावास के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली पुलिस ने जारी अब एफआईआर भी दर्ज कर ली है। लेकिन एफआईआर से पहले पीड़िता के कराए गए मेडिकल से यौन शोषण की पुष्टि हुई है। वहीं दिल्ली पुलिस ने यौन शोषण के संबंध में केस दर्ज कर लिया है। ऐसे में अब क्लेमेंट टाउन और कोतवाली इंस्पेक्टर की विदेशी छात्रा के साथ हुई अब यौन शोषण पर एफआईआर क्यों नहीं लिखी गई, ये सवाल लगातार खड़ा हो रहा है। लेकिन अब अपने एक बड़े सवाल ये भी हैं कि जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड पुलिस की अब किरकिरी होने तय है। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि ग्राफिक्स एरा यूनिवर्सिटी को किस राजनेता और अधिकारी का संरक्षण मिल रहा है और किसके साथ वो विपक्ष को केदारनाथ उपचुनाव में एक ज्वलंत मुद्दा भी दे सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। खबर उत्तम सिंह नगर से है, जहां पर ओलंपिक महासंघ की केंद्रीय जीटीसीसी टीम ने मनोज सरकार स्टेडियम का दौरा किया और यह कमेटी ने खेलों की एक-एक तैयारियों की जमीनी हकीकत को जानने की कोशिश की। वहीं साइकिलिंग ट्रैक, मल्टीपर्पज हॉल जैसे निर्माणों की गुणवत्ता के लिए कमेटी ने डायरेक्टर के टेक्निकल रिपोर्ट भी तलब करने के लिए कहा। बीते रविवार को ओलंपिक संघ ने महाविकास, ये भी आपको बताते चले कि महासचिव डीके शिव कुमार के साथ ओलंपिक महासंघ की गेम्स टेक्निकल कंडक्शन टीम अध्यक्ष सुनैना कुमारी, सदस्य दिग्विजय सिंह और रविंद्र चौधरी मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने सबसे पहले होने वाले हैंडबॉल और बास्केटबॉल की तैयारियों को देखा। वहीं कमेटी ने यहां पर लाइटिंग की व्यवस्था सुचारू रूप से करने के निर्देश दिए और कहा कि लाइट ऐसी लगाई जाए जिससे खेल के दौरान खिलाड़ियों की आंख पर सीधी रोशनी न पड़े। इसके बाद कमेटी 13 करोड़ की लागत से बने वेलोड्रम पहुंची और वहां पर साइकिलिंग
ट्रैक का विधिवत निरीक्षण किया गया और उसके साथ ही कमेटी सदस्य डीके सिंह ने बताया कि महीने पूरे होते हुए ही स्टेडियम गेम्स में अब यहां पर स्टेट गेम्स शुरू हो जाना है। डीके शिव कुमार ने कहा कि स्टेट गेम्स कराना राष्ट्रीय खेल के लिए एक सेमीफाइनल जैसा होगा। साथ ही उन्होंने बताया कि रुद्रपुर पूरी तरह से राष्ट्रीय खेल के लिए तैयार है और कमेटी की अध्यक्ष सुनैना ने कहा कि उत्तराखंड और रुद्रपुर को राष्ट्रीय खेल का लाभ वेलिड्रम मिल सकता है। निरीक्षण के दौरान जिला क्रिकेटर अधिकारी, क्रीड़ा अधिकारी जानकी किरकी भी इस दौरान मौजूद रही। तो जैसे ये हमारी कमेटी का पहला ट्रिप है यहाँ पे, वो जो बहुत ज़रूरी है। हमने सारे वेन्यूज़ जाके अपने यहाँ पर्सनली चेक करने हैं और हम इसीलिए आए हैं कि इधर सारे वेन्यूज़ में क्या डेवलपमेंट हो गई है और कौन से स्टेज में है। तो अभी हमारा पहला यही है। अब बाकी देखिए अपने जो DOCs है अलग अलग स्पॉट्स के वेन्यूज़ के, वो हमें एक्चुअली बताएंगे अपनी रिपोर्ट देखिए कि टेक्निकली सब सही चल रहा है। तो हम वो रिपोर्ट भी देखेंगे और अपना सारा कमेटी की जब मीटिंग करेंगे तो हम डिसाइड करेंगे कि कैसा है, क्या है, किस में कमी है, किस सही चल रहा है। अब रुक करेंगे बड़ी खबर का। देवभूमि में बढ़ रहा एरोमा खेती का कारोबार, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर लेमन ग्रास, डेमस्क और तेजपात मिंट की बड़ी अब डिमांड। जहां पर 9000 हेक्टेयर भूमि पर 30,000 किसानों ने खेती की है। अब खेती का सालाना कारोबार 100 करोड़ तक पहुंचा। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर अब खेती का सालाना कारोबार की अगर बात करें तो 100,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। लेकिन ऐसे में अब देवभूमि में एरोमा खेती का कारोबार बढ़ते हुए नजर आ रहा है, जहां पर लेमन ग्रास, डेमस्क और तेजपात मिंट की अब लगातार डिमांड बढ़ती नजर आ रही है, जो कि 9000 हेक्टेयर भूमि पर 30,000 किसानों ने खेती की है, जिसका असर अब खेती पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिसका कारोबार की अगर बात करें तो 100 करोड़ तक का ये कारोबार खेती का पहुंचा है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर खेती का सालाना कारोबार 100 करोड़ तक पहुंच चुका है। देवभूमि में अब एरोमा खेती का कारोबार भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर प्रदेश में लेमन ग्रास, अब डेमस्क और गुलाब तेजपात की डिमांड जो है वो लगातार बढ़ रही है। और ऐसे में अब यहाँ पर 9000 हेक्टेयर भूमि पर 30,000 किसान जो है वो खेती करते हुए नजर आ रहा है। और लेकिन अगर इस खेती का सालाना अगर कारोबार की बात करें तो खेती का सालाना कारोबार 100 करोड़ तक पहुंच चुका है, जिससे अब प्रदेश को यहाँ पर रोजगार के अवसर भी अब ज्यादा खेती किसानों को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में देखिए, ये भी आपको बताते चले कि अब 9000 हेक्टेयर भूमि पर 30,000 किसान जो है खेती कर रहे हैं और अब इस खेती से कई मुनाफा इन किसानों को हो रहा है, क्योंकि अब एरोमा खेती का कारोबार जो है देवभूमि में यानी कि उत्तराखंड में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश में लेमन ग्रास, डेमस्क, गुलाब, तेजपात की डिमांड बढ़ रही है, मिंट और कैमोमाइल की भी डिमांड यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसमें 9000 हेक्टेयर भूमि पर 30,000 किसान जो है वो खेती कर रहे हैं, काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस पूरे खेती से अब किसानों को काफी फायदा भी होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए अब सालाना आधार पर जो आंकड़ा है वो 100 करोड़ तक पहुंच चुका है, जिससे उत्तराखंड वासियों को, किसानों को रोजगार का अवसर भी यहाँ पर और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पर गांधी पार्क से पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य जागरूकता के उद्देश्य से अब ग्रीन हार्टफुलनेस रन का आयोजन किया गया था। यह आयोजन फिट इंडिया यूथ और खेल मंत्रालय, भारत सरकार और हाफ फुलनेस संस्था ने मिलकर किया। यह मैराथन दौड़ में 2 श्रेणियों को 1 किलोमीटर और 3 किलोमीटर की थी, जिसमें 7 साल से 73 साल के आयु वर्ग के सभी इच्छुक लोगों ने निःशुल्क भागीदारी की। इस आयोजन में रुद्रपुर के 17 स्कूलों से लगभग 350 छात्र छात्राओं और 3 औद्योगिक संस्थानों से 150 लोगों ने भाग लिया। इस दौड़ का उद्देश्य ये भी आपको बताते चले कि मुख्य रूप से युवाओं को प्रेरित करना है और इस दौड़ का शुभारंभ विधायक शिव अरोरा और एसपी सिटी मनोज कालिन किया। हरी झंडी दिखाकर उनके द्वारा शुभारंभ किया गया। ये दौड़ धरती माँ को संरक्षित करने के संदेश के साथ आयोजित की गई। और आपको बताते चले कि इस आयोजन की हिस्सेदारी
हार्टफुलनेस संस्था विश्व के 160 देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है। यह संस्था जन जागृति और जन कल्याण, आयोजकों की शिक्षा, स्वास्थ्य और वन संरक्षण, किसानों को ऑर्गेनिक खेती सिखाना और विश्व में निःशुल्क योग और आध्यात्मिक प्रशिक्षण देना है। और इस संस्थान के अध्यक्ष DK पटेल को के तौर पर अगर बोलें तो उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक क्षेत्र से उल्लेखित योगदान के लिए भारत सरकार ने पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित भी किया है। यह आयोजन रुद्रपुर के केंद्र समन्वय डॉक्टर सीमा अरेरा और यूथ समन्वय विवेक त्रिपाठी के निर्देशन में किया गया। इस कार्यक्रम में विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया और सभी प्रतिभागियों को पौधे बांटे गए। देखिए, हमारा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है हार्टफुलनेस, जो मुख्यतः आध्यात्मिकता, ध्यान और इन सब को लेकर जो हमारी बहुत बड़ी एक हमारी विरासत है, हमारी वेदों की, हमारी धर्म की, उसको आने वाली युवा पीढ़ी को देने के लिए कि कैसे ध्यान करें, कैसे आध्यात्मिकता से जुड़े, कैसे ईश्वर से जुड़े और साथ ही साथ पर्यावरण संतुलन कैसे रखें। तो ऐसा एक हार्टफुलनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो वैश्विक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा यहाँ पर आज एक ये मैराथन की जा रही है 3 किलोमीटर और 1 किलोमीटर की, जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिए भी, आध्यात्मिकता के लिए भी और साथ साथ ग्रीन है रन, यानी एक पर्यावरण संतुलन के लिए यहाँ पर सबको वृक्षारोपण भी किया जाएगा और सभी युवाओं को पौधे भी दिए जाएंगे। तो पता है फिट इंडिया प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके सपोर्ट से और एक हार्टफुलनेस एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जो एनवायरनमेंट को लेकर के, हेल्थ को लेकर के काम कर रहा है शहर में। उन दोनों के सहयोग से सुंदर सा आयोजन आज किया गया है, जिसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, बूढ़े भी हैं, जेंट्स भी हैं, एडल्ट्स भी हैं। तो बड़ी संख्या में लोग आए हैं और आज इसको पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अच्छा है, मॉर्निंग में सब मैसेज भी है कि सबको पहले स्वस्थ रहना है और अपने आप को एनवायरनमेंट को भी ठीक रखना है। के लिए जो हार्टफुलनेस एक कार्यक्रम है उसके तहत और जो भारत सरकार का एक फिट इंडिया मूवमेंट है उसके तहत एक ग्रीन रन का आयोजन किया गया है, जो कि एक संदेश दे रहा है कि हमें पर्यावरण को सुरक्षित करना है, क्योंकि जिस तरह से पोल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है सभी के लिए अलार्मिंग है और हम सबको मिलकर इसके लिए काम करना है। और जितना हम पर्यावरण का ध्यान रखेंगे उतना सुरक्षित रहेंगे और मुझे उम्मीद है कि ऐसे आयोजन भविष्य में भी होते रहेंगे, इससे बच्चों में जागरूकता आएगी। एक बार ताली हो जाए। धन्यवाद। सुशोभित किया गया, यहाँ पधारने के लिए आपका धन्यवाद। ग्रीन हार्टफुलनेस रुद्रपुर सपोर्टेड बाय फिट इंडिया हैं तथा हमारे खबर खटीमा से है, जहां पर नगर पालिका परिषद में साफ सफाई कर्मचारियों ने तालाबंदी की। उनका कहना है कि लगभग 1 वर्ष से लगातार नगर प्रशासन को मांग पत्र दे रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। साथ ही उनका कहना था कि यदि उनके मांग पत्र पर संबंधित प्रशासन सुनवाई नहीं करता तो वो आंदोलन करेंगे। और इसी पर उप जिला अधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि अभी नगर पालिका परिषद खटीमा का विस्तारीकरण किया गया है, जिससे नगर पालिका का क्षेत्र बढ़ा दिया गया। शासन आदेश के अनुसार इसमें अभी और सफाई कर्मचारियों की जरूरत है और इसका हमने जिला अधिकारी को भी पत्र भेज दिया है। उनका अनुमोदन आते ही 48 नए कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। नगर पालिका का जो हमारा नया परिसीमन के हिसाब से जो नए क्षेत्र सम्मिलित हुए हैं तो उसका एरिया बढ़ गया, तो उस एरिया के अनुरूप जो शासनादेश है उसमें कर्मचारियों की संख्या भी बढ़नी चाहिए, जो सफाई कर्मचारी हैं। तो अभी तक वो हो नहीं किया, इसका अनुमोदन करने के लिए हम जिलाधिकारी महोदय को दिया गया है। जैसे ही वहाँ से अनुमोदन प्राप्त होगा तो हम 48 लोग सफाई कर्मचारी और बढ़ा देंगे। तो ये तालाबंदी जिन्होंने की है उनको हमने समझा भी दिया कि तालाबंदी ना करें, जैसे ही वहाँ से अनुमोदन प्राप्त होता है तो हम 48 स्वच्छा और बढ़ा देंगे। पिछले 1 साल से सफाई कर्मचारी अपनी समस्याओं को लेकर के मांग पत्र बराबर देते आ रहे हैं और पूरा आश्वासन पालिका प्रशासन द्वारा इनको दिया जाता रहा है। पिछले महीने भी इन्होंने मांग पत्र दिया, लेकिन आज तक किसी भी समस्या का समाधान पालिका प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया। मजबूर होकर के आज सुबह से कर्मचारी पालिका गेट पे आए, उनकी मांग है कि पालिका के प्रशासक और अधिशासी अधिकारी आए और पहले हमारी बात को सुने। और यदि बात नहीं सुनी जाती है, हमारा समाधान नहीं होता है, तो सफाई कर्मचारी ने निर्णय लिया है कि हम अपनी मांगों के परिवेश में काम हड़ताल करेंगे।
अब रुक करेंगे बड़ी खबर की और शिक्षा विभाग में जल्द होंगे कई बड़े बदलाव की बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां पर विभागीय कर्मचारी शिक्षकों से संबंधित बदलाव होंगे और सुविधाजनक क्षेत्रों में रहने के लिए छोड़ रहे पदोन्नति। ये भी आपको बताते चले कि पदोन्नति छोड़ने पर अब अगले पात्र कर्मी को लाभ मिलने वाला है, जिससे प्रदेश के विभागों में प्रभावी व्यवस्था जो है अब उस पर कमी आएगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां पर माना यह भी जा रहा है कि शिक्षा विभाग में बड़े बदलाव होंगे। शिक्षा विभाग में शिक्षक और कर्मचारियों से संबंधित कई बदलाव किए जाएंगे। आपको बताते चले कि शिक्षा विभाग में हर साल शिक्षक और कर्मचारी सुविधाजनक क्षेत्रों में बने रहने के लिए पदोन्नति छोड़ रहे हैं। पदोन्नति छोड़ने पर अगले पात्र कर्मी को लाभ दिया जाएगा। प्रदेश के सभी विभागों में इससे प्रभारी व्यवस्था जो है उस पर भी अब कमी दर्ज होगी। अठारह नवंबर 2018 को पुलवामा जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए बलिदान हुए चंद्रिका प्रसाद की आज खटीमा क्षेत्र में उनके घर पर पुण्यतिथि मनाई गई और उसमें सीआरपीएफ जवानों, परिजनों और थाना पुलिस की स्थानीय लोग भी उनके साथ मौजूद रहे और उनकी बलिदान चक्रिका प्रसाद की फोटो पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। आपको बताते चले कि D-183 बटालियन सीआरपीएफ को जो रेलवे ट्रैक के समीप काकापोरा पुलवामा जम्मू कश्मीर पर पोस्टिंग थी और वहां पर आतंकवादियों ने फायरिंग की, जिसमें हवलदार गार्ड कमांडर की ड्यूटी पर तैनात मौजूद थे। आतंकवादियों से लोहा लेते समय उनके कमर पे दाएं और बाएं दोनों तरफ गोलियां लग गई, जिसकी वजह से तुरंत उनके पास प्राथमिक उपचार केंद्र पर काकापोरा लेकर जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी गंभीर चोटें आई थी और इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। और हवलदार चंद्रिका प्रसाद ने देश की सुरक्षा और सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। हमारे चंद्रिका प्रसाद, शहीद चंद्रिका प्रसाद जी जो है 18/11/2018 में पुलवामा में पोस्टेड थे, जहां पर इनको आतंकवादियों के साथ लड़ाई के दौरान शहीद हो गए, जिनकी आज पुण्यतिथि है, जो उनके गृह निवास संगैया में मनाया जाए। बीती रात ज्वालापुर में एक जंगली हाथी रेलवे ट्रैक पर आ थमका, जिससे वन विभाग और रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया। वन विभाग की रेलवे ट्रैक टीम पर लगातार तुरंत कार्रवाई करने के लिए रेल प्रशासन से संपर्क कर ट्रेन की गति धीमी करवाई गई। कड़ी मशक्कत के बाद हाथी को ट्रैक से हटाया गया। इसके बाद ट्रेन फिर से चलाई गई और इस घटना का वीडियो स्थानीय लोगों ने मोबाइल में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बताते चले कि जंगली जानवरों का इस तरह से लगातार आबादी वाले क्षेत्र में आना वन्य जीव संरक्षण और सुरक्षा उपायों पर सवाल खड़े करता है। अपना उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।